नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी बात में। आज हम बात करेंगे कोरबा, हमीरपुर और सिवनी जिले की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राम की सही। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा गहराता जा रहा है। कोरबा के कटघोरा में जुराली ग्राम में जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद गहरा रहा है। एक तरफ प्रशासन सड़क निर्माण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान पहले मुआवजा देने की बात पर अड़ा हुआ है। दरअसल नेशनल हाईवे नंबर 130 के निर्माण के लिए लगभग 100 से भी ज्यादा किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह दावा है कि मुआवजा कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया जाएगा। किसानों का और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। रोड मन में हमारे खेत में रोड बनाना चाहते हैं, जुराली में भी है, मोरकापुर बहरा में भी है, और दोनों जगह के मुआवजा नहीं मिल पाए है। और प्रकाशन में भी छूट गए है। सब प्रक्रिया पूरा हो गई है, उसके बाद भी आप जाओ ऊपर जाओ, कहते हमारे एसडीएम साहब कमिश्नर के पास जाओ, तो कलेक्टर के पास जाओ, हाई कोर्ट जाओ। हम कहा किसान मन हाई कोर्ट कमिश्नर यहाँ जाता हो का हमारे मुआवजा दे दे बढ़िया, जो रेट है वो रेट में। तो बाद जमीन में रोड बनाए के खेती करे, हम लोग का से कोई मतलब है। यहाँ इन्हें चाहिए 6 साल से अधिग्रहण करे हैं, आज तक के मुआवजा नहीं दे है। हम आरओ साहब कर गए रहे रायपुर, साहब बोल दे हावे आप मन के पैसा ला दे दे बोर करके बोले हावे। तो जब तक अपन के पैसा नहीं मिले तब तक जमीन नहीं छोड़ा? नहीं, जमीन ला तो नहीं छोड़ा भाई, सही मुआवजा दे दे, जो गाइडलाइन के अनुसार मिले सब ला वही अनुसार हम वाला दे, जुराली वाले मन ला गाइडलाइन के अनुसार। जी मेरी जमीन अधिग्रहित हुई है यहाँ नेशनल हाईवे 130 में। तो हमारी बात हो गई है, मैं नितिन गडकरी जी के पास गया था, उन्होंने लेटर लिखा है कि आप कलेक्टर और आरओ मतलब रीजनल ऑफिसर नेशनल हाईवे अथॉरिटी रायपुर, तो उस संदर्भ में मैं आरओ जी के पास गया था। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए आर्बिट्रेटर के पास एक बार बनवा लीजिए, अपना गणना करवा लीजिए, फिर से पुनः गणना करवा लीजिए, और मैं तुरंत आप लोगों को पैसा दे दूंगा। इसमें अब हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारा पैसा अभी तो ये लोग नापजोक कर रहे हैं, हम क्यों आपत्ति करेंगे भाई, हम तो सहयोग कर रहे हैं इनको। तो ये स्थिति है, 6 साल बीत चुके हैं। जमीन अधिग्रहण के जो तय नियम होते हैं उसके मुताबिक जो है रेट तय किया जाता है और किसानों को राशि हस्तांतरित की जाती है, लेकिन यहाँ मामला 6 सालों से फंसा हुआ है। जो उचित दाम मिलना चाहिए जमीन का वो मिल नहीं रहा। और विस्तार से समझेंगे, चंद्र कुमार श्रीवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, नेशनल हाईवे नंबर 130 के निर्माण के लिए किसानों की जो जमीन ली गई, आज 6 साल बीत चुके हैं, उनको वो उचित मुआवजा नहीं मिला, क्या कारण निकल आ रहे हैं इसके पीछे? अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम जुराली का जो नेशनल हाईवे में जमीन फंसी हुई है, लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर की जो सड़क है, लगभग 27 गांव का जमीन को अधिग्रहण किया गया था, कटघोरा से लेके पथरापाली तक का, जिसमें सभी ग्रामीणों को तो मिल चुका है, लेकिन एक ही ग्राम बचा हुआ है, ग्राम जुराली, जिसका मुआवजा प्रकरण बचा हुआ है। ये विधि विधान के तहत जो है इसका भी मुआवजा प्रकरण बन चुका है, और एसडीएम कटघोरा के द्वारा 3 बार इन ग्रामीणों को नोटिस शामिल करके इनको बुलाया गया है कि अपनी अपनी दस्तावेज ले आए और मुआवजा अपना अपना ले लें। लेकिन जिस समय जमीन अधिग्रहण हुआ था उसके बाद उस गांव के लोगों के द्वारा जो है जमीन बंटांकन करा करके टुकड़ों में विक्रय किया गया है, अपने भाई बंटवारे करवाया गया है, जिससे क्या मुआवजा प्रकरण में इनको लेने में दिक्कत आ रही है। जो सरकार द्वारा जो जमीन अधिग्रहण की गई थी उस पे जो है इनको जो राशि मिलना था, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास 111 गांव के लोगों ग्रामीणों को मिलना था ग्राम जुराली के, लेकिन ये अब पटांकन के हिसाब से जो है अपना मुआवजा राशि चाह रहे हैं। अगर देखा जाए तो 85,994 जो है निजी भूमि है, जो 111 ग्रामीणों का है, जिनमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए मुआवजा राशि बनना है।
19,350 वर्ग मीटर जो जमीन है वो सरकारी है। इसमें किसी तरह कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन कल देखा गया कि जमीन अधिग्रहण को लेकर के पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा अलर्ट था वहां पे। ग्राम जुराली में जहां पे नेशनल हाईवे की जमीन को अधिग्रहण उनको दिया जाना था, उसके लिए कल सीमांकन करा करके नेशनल हाईवे को सौंप दिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला आएगा उस फैसले को हम मान्य करेंगे। अगर उच्च न्यायालय बोलती है कि बटांकन के हिसाब से आप जो है राशि आवंटन करो, तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। तब जाकर के जिला प्रशासन इस बात से अवगत कराया किसानों को, तब उनके द्वारा जमीन अधिग्रहण उनको करने के लिए दिया गया। जी अभिषेक। चंद्र कुमार, एक चीज जाननी है कि ये जो 6 साल का समय बीत गया है, ये कौन सी कार्यप्रणाली है जिसके चलते इस ऐसी स्थिति बनी? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीमांकन जब हो चुका है, इतनी बार नोटिस देने के बावजूद अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं कि अब कोर्ट ये फैसला करेगी कि बटांकन के हिसाब से मिलेगा या उस समय जो जमीन अधिग्रहित की गई उन हालातों के हिसाब से। तो ऐसे में तो लोग ये समय टलता ही चला जाएगा जब तक फैसला नहीं आएगा। अब इससे मैं बताना चाहूंगा कि जब अवार्ड पारित होता है, जब जमीन की अधिग्रहण होती है, उसके बाद उस क्षेत्र में जमीन की खरीदी बिक्री पे रोक लग जाती है जी। और रोक लगने के बाद अगर भाई बंटवारा होता है, बटांकन होती है, तो ये वही प्रकरण में आके फंस गया है। पूरा मामला जो है, ये भाई बंटवारा जो है वो बटांकन के ही वजह से जो है प्रकरण जो है फंसा हुआ है। इनमें जो भी बंटवारा, तो अगर टुकड़ों में अगर जमीन अगर बंटवारा हुआ है, तो उस हिसाब से जो जहां पे 3 से 4 करोड़ रुपए का मुआवजा जो राशि बन रही है, NHI को वहां पे इससे अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। यही वजह है कि ग्राम जुराली के जो किसान है 111 जो प्रभावित हैं, वो अपना मुआवजा राशि अभी नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वहां का पेश फंसा हुआ है। जी अभिषेक। जी। तो चंद्र कुमार, फिर ये ग्रामीण प्रदर्शन किस चीज को लेकर कर रहे हैं? क्योंकि अगर मामला कोर्ट के पाले में है तो ये तो सीधी सी बात है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो मान्य होगा। तो अब किस बात को लेकर आपत्ति है किसानों को? इनका एक यही कहना है कि नेशनल हाईवे जो पथरापाली से जो कटघोरा तक का बनना था, जो 27 गांव के किसानों ने अपनी जमीन को दे दी, और ये नहीं दे रहे। इसके लिए नहीं दे रहे हैं कि अगर हम जमीन को रोक कर रखे रहेंगे तब हमारा फैसला जल्दी होगा, मुआवजा राशि हमको मिलेगा। लेकिन जब ये पहले एडीजे कोर्ट में लगाए तो एडीजे कोर्ट में भी इस बात स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी हुआ है नियम के तहत हुआ है, आप लोगों को मुआवजा राशि जो बना हुआ है नियम के तहत बना, यह बोल के हुए एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बावजूद भी ग्रामीणों के द्वारा जो है हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में मामला भी लंबित है। और सीधे सीधे बात है कि NHI का भी यही कहना है कि वो जो उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। जी अभिषेक। क्या चंद्र कुमार, क्या ज्यादा राशि की अपेक्षा लेके ग्रामीण बैठे हुए इसलिए जानबूझ के जो है जो राशि मिल रही है उसे स्वीकार नहीं कर रहे? जी बिल्कुल यही बात है अभिषेक कि अगर पटांकन के हिसाब से अगर उनको मुआवजा राशि अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इससे काफी क्षति होगी। और अगर पटांकन के हिसाब से अगर नहीं होता है, जो अवार्ड पारित हुआ है, अगर उस हिसाब से अगर उनको मुआवजा राशि मिलता है, तो राज्य शासन को जो सरकारी जो दर है उसके आधार पे उनको मुआवजा राशि प्रदान करना है। तो जाहिर तौर पर राशि और ज्यादा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार। तो जुराली गांव की ये जमीन अधिग्रहण का विवाद लंबे समय से अटका हुआ है और अभी भी ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। 6 साल बीत चुके हैं। किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो नेशनल हाईवे नंबर 130 के लिए अधिग्रहित ज़मीन है उसमें जो मामला कुछ ऐसा फंसा है कि अगर मौजूदा समय के हिसाब से बटांकन के हिसाब से राशि दी जाएगी तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज़्यादा राशि जो है चुकानी पड़ेगी। ये मामला है कोरबा के जुराली का, जहां पर 6 साल पहले हाईवे के एक्सपेंशन के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई थी और तभी से ये मामला अटका हुआ है। इन सब के बीच में अब यहाँ के स्थानीय लोगों ने जिनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मौजूदा राशि है उस हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो कि मामला अब कोर्ट में फंसा हुआ है। चलिए बात करेंगे यूपी के हमीरपुर की, जहां विभाग ने एक बुजुर्ग को कागजों में मृत बताकर उसकी पेंशन ही बंद कर दी। सुनने में काफी अजीब लगता है लेकिन यह हुआ है। हमीरपुर में एक बुजुर्ग अपने आप को जीवित साबित करने के लिए भटक रहा है और वो भी सालों से। दरअसल
हमीरपुर के मीरापुर में रहने वाले एक बुजुर्ग की विभाग ने वृद्ध पेंशन बंद कर दी और उसे मृत घोषित कर दिया। 70 साल के बुजुर्ग को सरकारी अभिलेखों में पिछले 7 सालों से मृत दर्शाया गया है। 7 सालों से वो खुद के जिंदा होने के सबूत लेकर सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा है। आपको बता दें कि बुजुर्ग को 2017 में सरकारी अभिलेखों में मृत दर्शाकर वृद्धावस्था की जो पेंशन थी उसे बंद कर दिया गया। जानकारी होने के बावजूद भी विभाग इस त्रुटि को दुरुस्त नहीं कर रहा। यही नहीं, 2017 में ही तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिश्चंद्र प्रसाद ने कुरारा बीडीओ को आदेश भी किया था कि बुजुर्ग का नया आवेदन पत्र भरवाकर पेंशन बहाल की जाए, लेकिन इस आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ। अब बुजुर्ग को शासन से मदद की दरकार है। है कि मुझे मृतक घोषित करके 2017 में वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई। और शिकायतें की आपने अधिकारियों को? कई बार किया। तो ये हैं 70 साल के भिक्खू जिन्हें 2017 में सरकारी विभाग ने मृत घोषित कर दिया। आमतौर पर जो पेंशन ली जाती है उसको लेकर सरकारी विभाग द्वारा समय समय पर सत्यापन किया जाता है, लेकिन इस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति जो कि जिंदा है और वो सालों से भटक रहा है सरकारी दफ्तर में ताकि उसे उसकी जो पेंशन राशि है वो बहाल की जाए। बुजुर्ग के साथ सरकारी दफ्तर में इस तरह का अत्याचार देखने को मिल रहा है। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अच्छे समझेंगे। अमित, ये किस तरह के हालात है जहां पर एक शख्स बीते 7 सालों से अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र है कि मानता नहीं? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मीरापुर मुख्यालय का है, जहां पर मीरापुर मुख्यालय निवासी भिक्खू जो कि 2017 में से इनको सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया है, जो कि इनकी उम्र जो 70 साल है, ये आज भी अपने जिंदा होने का सबूत आज तक इनसे कोई अधिकारी ऐसा नहीं बताया जिनके पास इन्होंने न दिया हो। अधिकारी के पास बार बार ये भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं, नए अधिकारी आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो हर बार इनको सिर्फ आश्वासन ये दिया जाता है और अधिकारी का कहना है कि अगर बात माने तो इनकी जो उम्र है वो 10 साल है और वृद्धा पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन जो है वो 60 साल के बाद मिलती है, लेकिन ये बुजुर्ग का कहना है कि मेरी उम्र 70 साल है। हालांकि उम्र मायने नहीं रखती है वृद्धा पेंशन के लिए, लेकिन जो वृद्धा पेंशन है वो 60 वर्ष के बाद ही मिलती है। लेकिन जो अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही है वो देखा जाए कि एक जिंदा व्यक्ति को इन्होंने मुर्दा साबित किया है। हालांकि उसका इसमें क्या कहना है, अधिकारियों से बात करने के बाद उनको सिर्फ इतना हीला हवाली दी जाती है कि उनके जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक 2017 से लेकर अब तक इस बुजुर्ग के कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे ये बुजुर्ग अपने आप को जिंदा साबित कर सके। जी, लेकिन अमित, ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि लाखों लोगों को देश में राज्य सरकार के द्वारा जो है वृद्धा पेंशन दी जाती है, इनका सत्यापन किया जाता है समय समय पर सरकारी विभाग के द्वारा। ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को कोई मुर्दा साबित कह सकता है कागजों में? अब इसका अंदाजा तो अधिकारी ही लगा पाएंगे कि उन्होंने मुर्दा साबित किया तो किस अभिलेखों में किया। हालांकि जब वो व्यक्ति स्वयं जाकर अपने आप को जिंदा साबित करने की बार बार दरखास्त कर रहा है, अपने सबूत दे रहा है, उसके बावजूद भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो लापरवाही सामने अधिकारियों की आ रही है कि ऐसी कौन सी वजह है जो अधिकारी इसको ये बार बार सबूत देने के बावजूद भी अधिकारी इसको मान्य नहीं कर रहे। ये भी काफी बड़ा सवाल है अमित कि जो जन सुनवाई होती है क्या वहां पर भी शख्स को सुना नहीं गया? और क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बीडीओ को इस मामले को लेकर जो है आदेश दिया गया था कि एक और फ्रेश आवेदन बना के इनकी जो वृद्धा पेंशन है वो बहाल की जाए, लेकिन वो किया नहीं जा रहा। एक शख्स जो बुजुर्ग है और उनके पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये राज्य सरकार के लिए भी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं विभागीय तंत्र के लिए भी सोचने वाला विषय है कि एक ऐसा साधारण व्यक्ति इस उम्र में करे तो क्या करे, क्योंकि विभाग कुछ करने को ही तैयार नहीं। विभाग द्वारा जो बताया गया है उसमें जो जांच की तो वीडियो द्वारा ये बताया गया है कि इनकी उम्र 59 साल थी, जो ये अभी पात्रता सूची में नहीं है। वृद्धा पेंशन जो है 60 साल बाद मिलती है, जिस कारण इनको अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिली है। लेकिन इस बुजुर्ग का कहना है कि मेरी उम्र 70 साल है। हालांकि कागजों में 70 साल है, फिर भी ऐसा क्या है जो ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं। तो अमित, अगर बुजुर्ग ये साबित कर रहे हैं, क्या उनके पास प्रूफ है भिक्खू जी के पास कि उनकी उम्र जो है 70 साल है? क्या उनके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र या ऐसे कोई सबूत है जो ये तय करते हो कि उनकी उम्र जो है 70 साल है? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र की बात करें, जन्म प्रमाण पत्र तो उनके पास नहीं है।
हालांकि आधार कार्ड के तहत देखी जाए तो उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन आधिकारिक कहना है 2017 में जब इनको वृद्धा पेंशन से निष्कासित किया गया था तो उसके तब इनकी उम्र 59 साल थी। जी, तो 7 साल बाद भी सरकारी विभाग यही सोच रहा है कि उनकी उम्र 59 साल है। ये बड़ी हैरानी का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कि 2017 में जिस सरकारी विभाग ने माना कि इनकी उम्र 59 साल है तो ये अभी पात्रता नहीं रखते वृद्धा पेंशन की। आज 2024 यानी 7 साल बीत चुके हैं। सरकारी विभाग के लिए समय वही रुक गया है, पहिया वही समय का थम चुका है और वहां से आगे बढ़ने कोई तैयार नहीं। इसके चलते आज भी ये बुजुर्ग जो है 7 साल से भटक रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि वो वृद्धा पेंशन डिजर्व करते हैं और वो जिंदा है। यहाँ हालात तो ये है, एक तो पहले उनके उम्र को लेकर गलत सत्यापन, दूसरा उन्हें अब वृद्ध को मृत साबित कर दिया गया है। और तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं भिक्कू, जो बीते 7 सालों से अपनी पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकारी विभाग है कि वो टस से मस नहीं हो रहा। चलिए बात करेंगे सिवनी जिले की, जहां संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में नहर की मुख्य केनाल फूट चुकी है। इससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिवनी जिले के संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में नहर की मुख्य केनाल ही फूट गई। अब इस कारण बड़ी मात्रा में पानी वहां के आसपास के खेतों में भर गया। बता दें कि रबी की फसलों की बुआई का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है और इसके लिए नहरों में 15 नवंबर को भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया था। नहरों में पानी छोड़ने से पहले साफ सफाई और मरम्मत का काम किया जाता है, लेकिन इस काम में भारी लापरवाही और चूक के कारण यह केनाल ही फूट गया। अब इस कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा सवाल है, साफ सफाई और दूसरी तरफ देख सकती है तस्वीरें जो है, ये केनाल जो एक तरफ से फूट गया है। सवाल उठ रहा है कि जो विभागीय तंत्र है, खासतौर से जल संसाधन विभाग, उनके जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर कार्रवाई तय समय पर क्यों नहीं की, क्योंकि जाहिर तौर पर यह बुआई का समय है, किसानों को पानी की ज़रूरत होती है। जो नहर बनाए जाते हैं कि आसानी से किसानों को पानी खेतों में सुलभ हो सके, उल्टा वही पानी अब उनके लिए कहीं ना कहीं दुश्मन बन गया है। केनाल का पानी फूट के दूसरी तरफ बह रहा है और किसानों के खेतों में बुआई के समय पानी पहुंचेगा नहीं, तो जाहिर तौर पर किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तो उनकी बुआई नहीं होगी, दूसरा उन्हें भारी आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ेगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं विभागीय तंत्र की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। ये जामुन टोला के पास बना हुआ जो केनाल है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान जहां सोच रहा था कि वो खेतों में बुआई करेगा, उल्टा वहां पर केनाल जो है वो फूट गया और किसानों के खेतों में जो है पानी भर गया है, तो खेत वहां पर बर्बाद हो गए हैं, बुआई हो नहीं पा रही है और केनाल फूट जाने से अब पानी भी उन्हें सिंचाई के लिए सुलभ नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान अब काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पूरे तमाम आसपास के खेतों में पानी भर गया है। बताया फिलहाल ये जा रहा है हमारे सहयोगी के द्वारा कि यहाँ पर जो काम किया जाना था, मेंटेनेंस का काम हर साल किया जाता है और उसके बाद बुआई से पहले जो है पानी की सप्लाई छोड़ दी जाती है नहरों में, लेकिन वो काम नहीं किया गया। फसलों की बुआई में अब यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि जामुन टोला का ये जो केनाल है वो फूट चुका है और कई सारे किसानों के खेत में पानी भर गया है। इससे वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। बुआई का ये मेन समय है, अगर ये सीज़न निकल जाता है उसके बाद किसान को भारी आर्थिक क्षति होगी। वहीं दूसरी तरफ इस इलाके के तमाम दूसरे किसान, उन्हें भी भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि केनाल फूट जाने से अब वहाँ की वाटर सप्लाई जो है खेतों की वो प्रभावित हो रही है और इसके पीछे विभागीय तंत्र की नाकामी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है कि जो नेचुरल इरिगेशन का ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, जिसकी जिम्मेदारी होती है स्थानीय प्रशासन को मेंटेन करने की, वो जिम्मेदारी से नहीं किया जा रहा। मोहम्मद आदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानेंगे। आदिल, जामुन टोला का केनाल फूट गया और क्या सबसे पहले जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, अभी कैनाल को जो है बंद किया गया है, तो कल से ये जो है कैनाल टूटी है जामुन टोला के पास, भीमगढ़ दाईगढ़ नहर का जो मुख्य कैनाल है, तो कैनाल को बंद किया गया है भीमगढ़ बांध से। तो बंद होते होते उसमें समय लग गया और आज सुबह तक जो है उसका पानी
बंद हुआ है, तो आज सुबह से उसमें मरम्मत का कार्य प्रारंभ हुआ है। आदिल, क्या कारण है इसके पीछे? ये जो केनाल फूटा इसके लेकर क्या कारण निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए, जो भीमगढ़ में जो संजय सरोवर बांध है, ये सिवनी जिले का एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है और सिवनी जिले की बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं, पेयजल की परियोजनाएं जो है यहाँ से संचालित होती हैं। नहरों का बहुत बड़ा जाल है और सिवनी जिले के जो केवलारी विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन नहरों से सिंचित होता है। 15 नवंबर को रबी का सीजन जो चालू होने वाला है, बुआई का कार्य चालू होने वाला है, उसके लिए किसानों को जो है सिंचाई के पानी की आवश्यकता थी, तो नहरों में पानी छोड़ा गया था विगत 15 नवंबर को। लेकिन उससे पहले जो है मेंटेनेंस का काम बड़े युद्ध स्तर पर चला। अधिकारियों का कहना था कि बड़े लंबे चौड़े, बड़े व्यापक पैमाने पर जो है मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मेंटेनेंस का कार्य किया गया है, इसमें लापरवाही की गई है विभागीय अधिकारियों के द्वारा, जिसके कारण जो है ये चूक हुई है। ये जो संजय सरोवर जो बांध है, भीमगढ़ बांध जिसको कहते हैं, ये लगभग 40 साल पहले बना हुआ है। 4 दशक पुराना ये जो बांध है, इसकी जो नहरें हैं ये भी मिट्टी की हैं। इनका लाइनिंग का कार्य लगभग 250 करोड़, 233 करोड़, 232 करोड़ रुपए में होना है अभी। लेकिन इनका मेंटेनेंस हमेशा किया जाता है। 4 दशक से ये पूरा जो है सिंचाई का कार्य जो है इन नहरों के द्वारा किया जाता है। मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, साफ सफाई की जाती है। लेकिन इस मेंटेनेंस कार्य में, साफ सफाई कार्य में जो है चूक की गई है, अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई है। तो जल संसाधन विभाग का ये जो अमला है, जो मैदानी अमला है, वो जगह तक पहुंचता नहीं, वो ढंग से उसका मूल्यांकन करता नहीं, उनका निरीक्षण करता नहीं और सही तरीके से जो है मरम्मत का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो पाता, साफ सफाई का कार्य नहीं हो पाता, जिस कारण जो है ये जो मुख्य कैनाल है टूट गई है। अब 15 नवंबर को जो पानी छोड़ा गया, 48 घंटे लगते हैं लगभग। ये जिस जगह ये कैनाल टूटी है, लगभग वहां तक पानी आने में 40 से 48 घंटे लगते हैं। अब ये कैनाल जो टूटी है जामुन टोला के पास, भीमगढ़ दाई तट नहर, कानीवाड़ा जामुन टोला के पास, अब उसको मरम्मत करना है तो पहले उसको बंद करना पड़ेगा बांध से उस नहर को। उसको बंद होने में टाइम लगा। जैसे कल वो जो नहर का जो हिस्सा टूटा है उसकी मरम्मत कार्य करना है तो वहां बंद किया गया कल, तो वो आज उसका जो है पानी का स्तर कम हुआ और आज जो है मेंटेनेंस का कार्य प्रारंभ हुआ है। अब मेंटेनेंस कार्य में भी समय लगेगा। आदिल, क्या लगता है कितना समय लग जाएगा ये जो पूरा मेंटेनेंस का काम है, और इससे किसान कितना प्रभावित हो रहे हैं? कितने बड़े जो मूल रूप से, जैसा कि आपने बताया कि ये सबसे बड़ा मिट्टी का केनाल है, तो कितने सारे गांव हैं जिस केनाल के फूटने से प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है ऐसा है। भीमगढ़ बांध जो की जो दाई तट नहर है, वो बिल्कुल केवलारी विधानसभा के टेल क्षेत्रों तक इसका पानी जाता है। अगर अभी इसका मरम्मत कार्य चालू हुआ है तो नहर को बंद करने में समय लग गया, इसके बाद मरम्मत कार्य होगा, फिर मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद जो है फिर से पानी छोड़ा जाएगा, तो फिर आने में पानी को समय लगेगा। तो लगभग 1 सप्ताह का टाइम जो है लग जाएगा। किसानों को जो पानी मिलना था वो उसमें लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन की देरी हो गई है। बुआई का कार्य प्रभावित होगा, किसान परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उस मरम्मत का कार्य सही तरीके से करवा देते, तो ये नौबत नहीं आती। अगर जो जल संसाधन विभाग का जो अमला है, जो मैदानी अमला है, वो मैदानी अमला अगर नहर का सही तरीके से निरीक्षण करता, उसका मुआयना करता, तो उनको पता होता कि कहाँ कहाँ से नहर कमजोर हो रही है, कहाँ सही तरीके से मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन ये लोग, कई अधिकारी तो घर में बैठ के अपनी नौकरी करते हैं जी। कई सब डिवीजन के अधिकारी जो हैं अपने मुख्यालय में रहते ही नहीं है जी। मुख्यालय से आना जाना सही से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिसके चलते इस तरह के हालात बन रहे हैं। आदिल, एक आखिरी सवाल, अभी आपने जिक्र किया कि 250 करोड़ की राशि से इसकी जो है लाइनिंग की जाएगी, सीमेंटिंग की जाएगी, तो ये जो प्रस्ताव है ये कब आया था और इसे कब जमीन पर उतारा जाएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, ये जो है विधानसभा चुनाव के पहले ही स्वीकृत हो चुका था इसका पूरा काम। पूर्व विधायक यहाँ के जो है उनके कार्यकाल में, अभी उसमें जो है टेंडर प्रक्रिया चल रही है। लगभग टेंडर प्रक्रिया पूर्ण भी हो चुकी होगी। दिवाली के बाद टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, वो पूर्ण हो गई होगी। अब जल्दी टेंडर वो डलेंगे और कार्य जो है, मुझे लगता है अधिकारियों द्वारा जो मुझे बताया गया था कार्यपालन यंत्री द्वारा, कि बोले साल के अंत तक, दिसंबर तक जो है ये कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा लाइनिंग का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल विस्तृत जानकारी के लिए।
तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि इस तरह के हालात इसलिए बनते हैं क्योंकि जल संसाधन विभाग के जिन अधिकारियों को मॉनिटरिंग का काम दिया जाता है नहरों की, क्योंकि ये मिट्टी की कनाल है और काफ़ी रेगुलर मेंटेनेंस की इन्हें ज़रूरत पड़ती है, और अगर इनको रेगुलर मॉनिटर ना किया जाए तो इस तरह के हालात बनते हैं जो यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए। 1 हफ्ते का समय लगेगा, उसके बाद कैनाल ठीक होगा। पानी की बर्बादी तो हुई ही, साथ ही साथ समय की भी बर्बादी हो रही है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे देंगे विराम। आपसे जुड़ी हुई तमाम मुख्य खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।